हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। अपना आज का टॉपिक रहेगा उपसंयोजक यौगिकों में आबंधन। देखो, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ा था और आज का जो हमारा लेक्चर है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम बॉन्डिंग कैसे पढ़ते हैं। क्या रहेगा हमारे पास, उपसंयोजक यौगिकों में आबंधन, या फिर क्या कहेंगे अपन इंग्लिश के अंदर इसको, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे पास। टॉपिक का नाम क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि उपसंयोजक यौगिकों में बॉन्डिंग कैसे होती है या बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो समझना कि यहाँ पे जब अपन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है VBT, सेकेंड हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है वो होता है CFT, और थर्ड हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है LFT, और ऐसे ही एक नाम आता है हमारे पास MOT। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या उपसंयोजक यौगिकों में जो बॉन्डिंग हमें पढ़नी होती है उसमें हमारे सिलेबस में केवल और केवल कौन होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। इस VBT को अपन क्या बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या इसे हिंदी में कहा जाता है संयोजकता बंध सिद्धांत। इसकी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा जिसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे पास होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या होता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, इन दो थ्योरी की हम यहाँ पे बात करेंगे। लिगेंड फील्ड थ्योरी और ये MOT यहाँ पे हमारे पास सिलेबस में नहीं होती है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है उसमें हमें केवल दो थ्योरी की चर्चा करनी है। पहला आपके पास आ जाता है VBT और सेकंड हमारे पास आता है CFT। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम क्या है, VBT, जिसे हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, जैसे कि अपन टॉपिक पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, एक होता है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, ये नाम जैसे ही आप सुनते होंगे VBT तो हमारे दिमाग में आता होगा कि VBT तो हम पढ़ चुके हैं, और वो VBT आप कहाँ पढ़ते हैं, अक्सर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ जो आप VBT पढ़ रहे हैं वो केमिकल बॉन्डिंग से क्या थोड़ा हट के है। और एक आप केमिकल बॉन्डिंग के अलावा कहाँ पढ़ते हैं, वो पढ़ रहे हो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ध्यान दीजिएगा, आप जब केमिकल बॉन्डिंग में VBT की बात करते हैं तो यहाँ पे VBT का मतलब क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग क्या कहता है कि जब भी किन्हीं दो एटम के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जब भी किन्हीं दो एटम के बीच मान लो बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो बॉन्ड फॉर्म होता है, वो बॉन्ड कौन सा होता है यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग, कौन सा होता है, सहसंयोजक बंध होता है। कौन सा होता है, सहसंयोजक बंध, जिसे हम अक्सर क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। मैं यहाँ पे बेसिक की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि आपको ये पता लग जाएगा, डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, कि VBT यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस रखती है। तो केमिकल बॉन्डिंग जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, किन्हीं दो एटम्स के बीच अगर बॉन्ड फॉर्म होता है तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन या साझा होता है। मतलब कोई भी दो एटम अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके क्या बना लेते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, हम ये कहते हैं कि जब भी आपके पास किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ NiCl4 2-, ठीक है। तो यहाँ NiCl4 2- के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु कौन आपका, निकल है। कौन है, निकल। और इस निकल को जो चारों तरफ से घेर रखा है वो कौन है हमारे पास, है क्लोरीन एटम है। अब देखो, निकल तो आपका केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, और ये चारों के चारों जो क्लोरीन एटम हैं वो किसका काम करेंगे, यहाँ पे लिगेंड का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, लिगेंड का। मतलब ये जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, इसके साथ, निकल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये वाला क्लोरीन भी इस निकल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला क्लोरीन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला भी क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे अपने कौन सा बॉन्ड बनाया था, कोवलेंट बॉन्ड बनाया था, जिसमें दो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, आपस में साझा हो रहा है। लेकिन यहाँ आप कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, हम कहते हैं उपसहसंयोजक बंध। ध्यान से सुनना, कौन सा बंध हुआ हमारे पास यहाँ पे, उपसहसंयोजक बंध। सबसे पहले तो ये बताओ कि उपसहसंयोजक बंध और सहसंयोजक बंध में क्या कोई डिफरेंस होता है क्या। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ दो इलेक्ट्रॉनों की साझा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है, लिगेंड डोनेट करता है। तो वापस से रिपीट करता हूँ कि उपसहसंयोजक बंध में जो VBT होती है उसमें क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु को या केंद्रीय धातु आयन को कोई भी लिगेंड क्या करता है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन युग्म का जोड़ा क्या करते हैं,
दान करते हैं, या फिर हम ऐसे कह देंगे कि यहाँ पे कोई भी लिगेंड जो होता है वो धातु के रिक्त कक्षक के अंदर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा दान करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा देकर क्या करेगा, बंध का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस होता है केमिकल बॉन्डिंग की वीबीटी में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वीबीटी में। और हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वीबीटी। ठीक है, अब डिफरेंस के बाद देखो समझना, हमें पढ़ना था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वीबीटी। तो यहाँ पे वीबीटी क्या कहती है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वीबीटी क्या कहती है, देखो यहाँ पे सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया था, तो एक पोलिंग नाम का साइंटिस्ट था। क्या नाम था, पोलिंग। तो वीबीटी जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया था, पोलिंग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, पोलिंग के द्वारा। अब इसकी क्या आवश्यकता हुई, तो हुआ क्या, जैसे ही हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे या उप सह संयोजक यौगिक थे, तो उन उप सह संयोजक यौगिकों की विशेषता या ज्यामिति दर्शाने के लिए, उप सह संयोजक यौगिक जो थे उनकी ज्यामिति दर्शाने के लिए इस सिद्धांत को दिया गया। एक बार वापस से सुनना इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमने कहा कि वीबीटी जो थी वो क्या कहती है एक्चुअल में, कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, अगर मान लो हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, कौन सा, उप सहसंयोजक कंपाउंड या उप सहसंयोजक यौगिक है, तो उसकी अगर हमें चुंबकीय प्रवृत्ति पता है, सुनना ध्यान से, उसकी अगर हमें क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय प्रवृत्ति पता है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड दिया हुआ है और उस कंपाउंड की अगर हमें चुंबकीय प्रवृत्ति पता है तो हम उसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, यहाँ पे जाके वीबीटी खत्म हो जाता है कि वीबीटी क्या कहना चाह रही थी, कि वीबीटी ने बोला, जैसे हमारे पास अभी मैंने एग्जांपल लिखा था NiCl4 और 2-, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स को जब मैंने स्टडी किया लेबोरेटरी के अंदर, तो हमें ये पता चला कि इस कॉम्प्लेक्स का जो हमारे पास म्यू है, यहाँ पे म्यू, हम जानते हैं म्यू क्या होता है, हमें पता है चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण जो होता है उसका नाम होता है म्यू, जो हम डी ब्लॉक के अंदर सामान्य पढ़ते हैं। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या होती है, n × n+2 का अंडर रूट होता है, और यहाँ पे अपन बोहर मैग्नेटॉन लगाते हैं। तो यहाँ जो म्यू हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण होता है, अगर हमें इस म्यू की वैल्यू पता होगी तो म्यू की वैल्यू पता होने पर हम उस कंपाउंड की ज्योमेट्री बता सकते हैं। और यही कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास, वीबीटी। तो वीबीटी क्या कहती है कि अगर हमारे पास किसी कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफाइन है, अगर मैग्नेटिक चुंबकीय गुणधर्म हमें पता है, तो हम उस कंपाउंड की ज्योमेट्री को आसानी से बता सकते हैं। यहाँ देखना, यहाँ पे जो n की, यहाँ पे जो वैल्यू आती है, यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू आती है, वो म्यू की वैल्यू हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट से पता लगती है, और जब ये हमारे पास होगी तो हम उस कंपाउंड की ज्योमेट्री को मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो बॉन्डिंग होती है उसमें वीबीटी क्या कहती है कि अगर हमें, यदि हमारे पास किसी कंपाउंड की, यदि हमारे पास किसी उप सहसंयोजक यौगिक की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान पता हो या चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में हमें ज्ञान हो, तो हम उस संकुल की ज्यामिति को पहचान सकते हैं। ये कौन कहती है, वीबीटी। अब देखो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरीके से होती है, जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः हमारे पास जो बॉन्डिंग होती है उसमें कोई भी धातु परमाणु जो होता है, सामान्यतः कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो धातु परमाणु होता है वो या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करता है, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है। हमने क्या कहा कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर वीबीटी को अध्ययन करना है। तो यहाँ पर वीबीटी को अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जो अवधारणाएं हैं जो इसने बताई थी उनको स्टडी करना ज़रूरी है। वैसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, सुनना ध्यान से। हमने कहा कि हमारे पास अगर कोई मेटल है तो उस मेटल के पास क्या होंगे, कोई भी रिक्त कक्षक होना ज़रूरी है। हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन के अंदर कि कोई भी धातु परमाणु जो होता है उसके पास जो रिक्त कक्षक होते हैं, उन्हीं रिक्त कक्षक के अंदर क्या होगा, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। क्या कहा मैंने कि किसी भी धातु परमाणु के पास जो वैकेंट या खाली कक्षक होते हैं, उन्हीं खाली कक्षक के अंदर क्या होगा, कोई भी लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो मैंने कहा ये हमारे पास कोई मेटल है और इस मेटल के पास मान लेते हैं कि ये कुछ वैकेंट्स ऑर्बिटल या रिक्त कक्षक हमारे पास रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये मेटल किसके द्वारा घिरा होता है, लिगेंड के द्वारा घिरा होता है।
किसके द्वारा घिरा होता है? लिगेंड के द्वारा। अब ये जो लिगेंड होते हैं, मान लो कि ये लिगेंड कुछ इस तरीके से हैं, कुछ भी लिगेंड मान लिया मैंने यहाँ पे NH3 लिगेंड मान लिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये जब मेटल के रिक्त कक्षक होते हैं वो इस अमोनिया के रिक्त कक्षक के साथ या फिर इस लिगेंड के जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, देखना वापस से। मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास अमोनिया है, तो इस अमोनिया के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही लिख देते हैं इसको, कि लिगेंड जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो क्या करता है, डोनेट करता है किसको, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर। तो ये हमारे पास लिगेंड है और वो लिगेंड के पास ये मान लिया कि हमने क्या है, लॉन्ग पेयर है। तो क्या करेगा ये लॉन्ग पेयर किसके साथ साझा किसको डोनेट करेगा, ये इस मेटल या इस केंद्रीय धातु परमाणु के वैकेंट ऑर्बिटल या रिक्त कक्षक के अंदर भेजेगा। तो होगा क्या, जब किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु का जो आयन होता है या केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो जब किसी लिगेंड से घिरा होता है तो लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक में क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है। और जिससे हमारे पास क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण होता है। क्या होता है, संकरण। और संकरण से हम क्या कहते हैं कि उस कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसी बनेगी। तो यहाँ पे देखना कि सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु जो होगा, केंद्रीय धातु परमाणु जो होगा या आयन जो होगा वो जितने रिक्त कक्षक के केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो होगा वो जितने लिगेंड के द्वारा घिरा होता है, जितने लिगेंड के द्वारा घिरा होता है उतने ही क्या करता है, वो रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है या रिक्त कक्षक रखता है। ये हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लो कि यहाँ पे एग्जाम्पल अपन ले रहे थे बार बार NiCl4 2-। यहाँ पे जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु निकल है ये कितने लिगेंड के साथ घिरा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि निकल जो है वो 4 क्लोरीन के द्वारा घिरा हुआ है। इसका मतलब निकल ने क्लोरीन के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं, निकल ने क्लोरीन के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4। इस पहले लाइन को समझने की कोशिश करना कि कि यहाँ पे निकल ने क्लोरीन लिगेंड के साथ 4 कोऑर्डिनेट या उप संयोजक बंध बना रखे हैं। अब जब 4 बॉन्ड बनेंगे तो हमारे पास कितने वैकेंट या रिक्त कक्षक होने ज़रूरी है। जब कोई मेटल जो है वो 4 लिगेंड के साथ बॉन्ड बना रहा है, कितने के साथ बना रहा है, 4 लिगेंड के साथ। तो जब 4 लिगेंड के साथ मेटल बॉन्ड बनाएगा तो इस मेटल के पास कितने रिक्त कक्षक होने चाहिए कि वो इस लिगेंड से आने वाले लॉन्ग पेयर को एक्सेप्ट कर सके। तो हम क्या कहेंगे कि इस मेटल के पास मिनिमम टू मिनिमम 4 वैकेंट या खाली कमरे होने चाहिए, खाली कक्षक होने चाहिए, ताकि ये 4 लिगेंड अपने अपने लॉन्ग पेयर को क्या कर सकते हैं, उस रिक्त कक्षक में डोनेट कर सकते हैं। कुछ ऐसा है समझना कि यहाँ पर निकल जो है उस निकल के साथ जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो उसकी संरचना अगर अपन देखना चाहें तो निकल यहाँ पे सेंटर में आ गया। ये क्लोरीन जो है वो अपने लॉन्ग पेयर को डोनेट कर रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कोई एक वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा मान लिया हमने, ये तीसरा और ये चौथा। यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, अपने लॉन्ग पेयर को इसके अंदर डोनेट कर रहा है, ये यहाँ डोनेट कर रहा है, ये यहाँ डोनेट कर रहा है और ये यहाँ पे डोनेट कर रहा है। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि निकल जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है या इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर या इसकी समन्वय संख्या कितनी है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 4। तो हम यहाँ पे एक बात कह सकते हैं कि किसी केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या जितनी होती है, किसी केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या जितनी होती है वह केंद्रीय धातु परमाणु उतने ही रिक्त कक्षक रखता है, ताकि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को उन रिक्त कक्षकों में देकर उप सहसंयोजक बंध का निर्माण कर सके। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमें पहली लाइन क्या कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जितने लिगेंड के द्वारा घिरा होता है या जितनी समन्वय संख्या रखता है उतने ही क्या करता है, वो रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है, उतने ही रिक्त कक्षक क्या करता है, वो उपलब्ध कराता है। किसके लिए, अतिव्यापन के लिए। ठीक है, तो पहली लाइन हमें यह बता देती है कि अगर हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो उसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर संख्या में क्या करता है, रिक्त S, P और D जो भी कक्षक होते हैं वो सारे क्या करता है, उपलब्ध कराता है। अब क्या होगा, जो यहाँ पे धातु परमाणु था, जो भी तो हमारे पास धातु परमाणु था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, लिगेंड से आ रहे हैं।
तो क्या होगा, इस लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और धातु परमाणु जो है, यहाँ पे धातु परमाणु तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है, तो इस धातु परमाणु के जो कक्षक होंगे उन कक्षकों के अंदर ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा। तो होगा क्या, इस धातु परमाणु के कक्षक और इस लिगेंड के कक्षक के बीच में क्या होगा, आपस में अतिव्यापन होगा। क्या होगा, अतिव्यापन। कुछ ऐसे समझना, ये हमारे पास मेटल था, ठीक है, और इस मेटल के पास ये रिक्त कक्षक है, ठीक है। यहाँ पे हमारा लिगेंड है और लिगेंड के पास मान लिया कि ये कुछ इस तरीके से रिक्त कक्षक है। तो क्या होगा, जब ये रिक्त कक्षक होगा, इसके अंदर जो इस लिगेंड के पास जो ये कक्षक है, इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स है, लॉन्ग पेयर है ना, तो ये लिगेंड क्या करेगा, इन लॉन्ग पेयर को इस मेटल के वैकेंट या खाली कक्षक में देगा। जब ये लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन इस धातु के खाली कक्षक में देगा, तभी तो क्या बनेगा, उपसहसंयोजक बंध बनेगा। क्या बनेगा, उपसहसंयोजक बंध। तो हम क्या कहते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है यहाँ पे, कि हमारे पास जो मेटल मतलब धातु परमाणु का कक्षक, धातु परमाणु का कक्षक है, और कौन होगा हमारे पास है, लिगेंड के कक्षक। लिगेंड के कक्षक क्या होंगे, भरे हुए होंगे। लिगेंड के कक्षक आपस में क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, आपस में अतिव्यापन करते हैं, ओवरलैप होते हैं। ये हमारे पास हो गया सेकंड पॉइंट। तो पहली बात तो ये पता लगे कि जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होने हैं उतने ही क्या होंगे, रिक्त कक्षक होंगे। वो हो सकता है एस हो, वो पी हो सकता है, या फिर डी हो सकता है। और क्या होगा, हमारे पास धातु परमाणु का कक्षक और लिगेंड के कक्षक आपस में क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। तीसरी पॉइंट हमें यहाँ से पता चला कि लिगेंड जो होता है वो लिगेंड क्या करेगा, लिगेंड एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो हैं वो धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में रिक्त कक्षकों को देता है और क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि लिगेंड जो होते हैं वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु को देता है। अब फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझना। यहाँ से एक बात समझ में आनी चाहिए हमें कि देखो, जैसे मैंने यहाँ कहा कि हमारे पास ये एस कक्षक है, ये हमारे पास पी हो गया, और ये हमारे पास कौन सा हो गया, डी हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अपना वही है NiCl4, इसी को ले लेते हैं, NiCl4 और 2-। अब समझना, यहाँ पे जो हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु है वो कौन है, निकल है। कौन है, निकल। और इस निकल का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 28 होता है। अगर मैं इस निकल के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूँगा तो निकल के बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरीके से होता है, 4s2 और 3d8। क्या होता है, 4s2 और 3d8, सभी लोग जानते हैं ना। अब देखो यहाँ पे निकल जो है वो निकल कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर है, मैंने क्या कहा, यहाँ आपका जो निकल धातु है वो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर है। तो हम जानते हैं कि निकल की ऑक्सीकरण अवस्था में ज्ञात करनी x मान लेंगे। यहाँ पे Cl-4, यहाँ पे चार्ज कितना है, +2, मतलब यहाँ निकल +2 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर है। तो निकल की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, निकल का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या हो गया, 4s2 3d8 हो गया बाह्यतम कोष का। अगर मैं कहूँ कि निकल यहाँ पे +2 के अंदर है तो Ni+2 लिखेंगे। और अगर Ni+2 आप लिखने जाते हैं तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हमें निकालने पड़ेंगे, भैया +2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, देखना, वो 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष से निकलेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि बाह्यतम कोष कौन सा है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4s और 3d में आप ये मत सोच लेना कि बाहर 3d है इसका मतलब बाह्यतम कोष 3d है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बड़ी डिजिट कौन सी है, 4 वाली है, इसका मतलब यहाँ पे बाह्यतम कोष कौन सा हमारे पास, 4s है। तो देखना यहाँ पे होगा क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन जो बाहर से निकलेंगे वो कहाँ से निकलेंगे, 4s से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s0 और 3d8। अब देखो निकल +2 के अंदर क्या हो गया, हमारे पास 4s में 0 है और 3d में कितना है, 8 है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना कुछ, यहाँ मैंने बना लिया 4s, ये हमारे पास हो गया 4s। उसके बाद कौन हमारे पास 3d है, तो मैं यहाँ पे 3d को पहले लिख लेता हूँ, 3d को पहले लिख लेता हूँ। ये हमारे पास हो गया 3d, 1 2 3 4 और 5, ये 3d हो गया। उसके बाद कौन था हमारे पास, 4s, ये हो गया हमारे पास 4s।
4s के बाद में कौन आएगा हमारे पास 4p आने वाला है, और 4p के बाद में कौन आएगा हमारे पास यहाँ पे 4d आने वाला है। ये हो गया हमारे पास 4d। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे निकल प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर यहाँ पे 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, और 4s क्या पूरा का पूरा खाली पड़ा है। तो मैं पहले 3d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ, 1 2 3 4 5। जानते ना हुंड के नियम से भरने, सबसे पहले क्या करना है आपको, सभी कक्षक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तब क्या करते चलेंगे अपन, युग्मन करेंगे। तो 5 के बाद क्या होगा, 6 7 और 8। तो यहाँ पे 3d के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, हमने इसको फिल कर दिया है। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कितनी है, समन्वय संख्या कितनी है, तो कितनी है यहाँ पे 4 है। कितनी है 4। तो अगर इसकी समन्वय संख्या 4 है, इसका मतलब कितने कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे, 4 करेंगे। अपन पढ़ते हैं कि अगर 4 यहाँ पे समन्वय संख्या है, मतलब 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, तो यहाँ पे कितने कक्षकों ने अतिव्यापन किया होगा, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 4। अब वो 4 कक्षक कौन से हैं, अब देखो 3D के अंदर यहाँ पे कोई भी खाली कक्षक है क्या, नहीं। देखो खाली कक्षक यहाँ पे भाग नहीं ले सकता, कारण भरे कक्षक यहाँ पे भाग नहीं ले सकते। कारण क्या होगा, अगर मैंने कहा कि यहाँ पे Cl आएगा तो Cl क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो एक कक्षक में तो हमारे पास अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 3D जो है हमारे पास, यहाँ पे कोई भी कक्षक खाली नहीं है। अब कहाँ चलेंगे अपन, 4s के पास। 4s पूरा का पूरा खाली है। हमें टोटल कितने कक्षक चाहिए, 4। तो यहाँ एक s खाली है, उसके बाद कौन सा खाली है हमारे पास, 3 p खाली हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा S खाली है और तीनों P खाली हैं। तो यहाँ देखो क्या होगा, एक क्लोरीन है वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, एक इसके साथ कोऑर्डिनेट बना लेगा, एक इसके साथ बना लेगा, और एक इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं उतने ही हमें क्या चाहिए थे, अरिक्त कक्षक चाहिए थे। इसका मतलब हम तभी कहते हैं कि जिस धातु के द्वारा जितनी समन्वय संख्या दर्शाई जाती है उसके द्वारा उतने ही कक्षकों के साथ क्या किया जाता है, अतिव्यापन होता है। तो यहाँ पे 4 खाली कक्षक कौन से बचे, एक S और 3 कौन से वाले, P वाले। तो यहाँ जो NiCl4 2- था उसमें संकर्ण कौन सा हुआ, sp3 हुआ। कौन सा संकर्ण हुआ, sp3। तो यहाँ पे संकर्ण कौन सा हो गया, sp3। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कि सर आपने सबसे पहली लाइन ये लिखी थी कि VBT जो होती है वो ये बताती है कि अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स की चुंबकीय प्रवृत्ति का पता है तो हम उसकी ज्यामिति का पता लगा सकते हैं। तो हुआ क्या, जब यहाँ पे NiCl4 को प्रैक्टिकल किया गया तो हमें ये पता चला कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, अनुचुंबकीय होती है। क्या होती है, अनुचुंबकीय। और यहाँ पे इसको n की वैल्यू जो थी वो बता दी गई कितनी, 2। तो जब हमें पता है कि इस NiCl4 2- कॉम्प्लेक्स की प्रकृति अनुचुंबकीय है, तो अनुचुंबकीय कब होती है, सब लोग जानते हैं कि क्या हो, हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो हमें इस कॉम्प्लेक्स को, VBT ने कहा कि हमें इस कॉम्प्लेक्स को इस तरीके से एडजस्ट करना है ताकि इस कॉम्प्लेक्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या चुंबकीय प्रवृत्ति है वो कैसी हो, यहाँ पे इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो और ये कैसा हो, अनुचुंबकीय हो। तो देखो यहाँ पे अनुचुंबकीय होने का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमारे पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, 2। और उसके बाद यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो अपने आप ही क्या हो गया, अनुचुंबकीय हो गया। इसका मतलब यहाँ पे NiCl4 जो है 2- है, इस संकुल की संकर्ण क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, और इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति में बताती क्या, अनुचुंबकीय। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे कि इसकी जो ज्यामिति जो हो जाएगी वो ज्यामिति sp3 संकर्ण होने पर कौन सी होती है, वो होती है टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय। तो ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है, जो संकुल लिखा हुआ वो कैसा दिखने में, चतुष्फलकीय है। ये बात समझ आ गई ना। अब जो लास्ट पॉइंट मैं समझाना चाह रहा था वो क्या था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3D भी है और यहाँ पे कौन सा है, 4D भी है। यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल था वो सिंपल था, उसमें ये शो नहीं होता है कि देखो यहाँ पे जो कक्षक हैं वो अंदर वाले, मतलब 3D के कक्षक भी भाग ले सकते हैं और यहाँ पे 4D वाले कक्षक भी भाग ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ NS, यहाँ पे लिखूँ NP, तो यहाँ लिखा जाएगा N-1D और यहाँ क्या लिखा जाएगा, ND। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे N लिखता हूँ, मतलब यहाँ पे बाह्यतम कोष कौन सा है, 4 वाला है, तो ये 4S हो जाएगा, ये 4P हो जाएगा, ये 4D और ये कौन सा हो जाएगा, 3D।
तो हम क्या कहते हैं कि जब आपस में धातु परमाणु और जो लिगेंड आपस में क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं या संकरण करते हैं, तो संकरण के दौरान आंतरिक डी कक्षक, ये N-1D वाले कौन से हैं, आंतरिक डी कक्षक, संकरण के दौरान आंतरिक डी कक्षक भी भाग ले सकते हैं और बाह्यतम डी कक्षक भी भाग ले सकते हैं, बाह्य डी कक्षक भी भाग ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संकरण के दौरान क्या होता है, आंतरिक डी कक्षक और बाह्य डी कक्षक भी भाग ले सकते हैं। अगर आंतरिक डी कक्षक भाग लेंगे तो वो कौन सा संकुल बन जाएगा, अंतः संकुल बन जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, बाह्य संकुल बन जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जो ज़्यादा डिटेल है वो अपन आगे एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन VBT के अंदर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखेंगे कि अगर हमें, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने एक लाइन लिखी थी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 होता है वो भी सामान्यतः, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 होता है वो भी सामान्यतः क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप सहसंयोजक यौगिकों के द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब यहाँ पे उप सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय ज्यामिति दर्शाते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 होता है, अगर किसी धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या समन्वय संख्या 4 है, इसका मतलब वो 2 प्रकार के संकरण शो कर सकता है। एक तो वो हो सकता है कि उसके पास S और P के 3 कक्षक संकरण में भाग ले, और एक हो सकता है कि उसका D कक्षक भाग ले और एक S का और 2 P कक्षक भाग ले। तो यहाँ पे देखो 4 समन्वय संख्या है, तो यहाँ पे टोटल 4 कक्षक भाग ले रहे हैं, 3 S के और 3 P के और 1 S का, और यहाँ पे 1 D 1 S और 2 P भाग ले रहे हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास sp3 संकरण होता है तो हम क्या कहते हैं कि ज्योमेट्री जो होती है, ज्यामिति जो होती है वो कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। कैसा होता है, चतुष्फलकीय। और अगर हमारे पास dsp2 संकरण होता है तो कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। या फिर हम क्या कह देंगे, वर्गाकार समतलीय। तो यहाँ पे देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमारे पास आ रहा है तो आप क्या कहोगे कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 प्रकार की ज्योमेट्री हो सकती है। एक हो सकता है कि यहाँ पे sp3 संकरण हो तो हम क्या कहते हैं, चतुष्फलक की ज्यामिति मिलेगी। अगर हमारे पास dsp2 संकरण हो तो हम क्या कहते हैं कि वर्गाकार समतलीय ज्यामिति हमारे पास यहाँ पे मिलने वाली है। अब अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब यहाँ पे 6 कक्षक भाग लेने वाले हैं। अब 6 कक्षक भाग लेंगे तो हो सकता है कि उसका संकरण कैसा हो, sp3d2, 3 और 2 5 और 1 6 कक्षक भाग ले रहे हैं, और या क्या हो सकता है d2sp3। ऐसा कुछ आप VBT के अंदर पढ़ चुके हैं ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, sp3d2 अगर ज्यामिति होगी या d2sp3 होगी तो यहाँ पे हमारे पास ज्यामिति कैसी होती है, अष्टफलकीय होती है। कैसी होती है, अष्टफलकीय। यहाँ sp3d2 के अंदर संकरण जो होता है उसमें बाह्यतम d कक्षक भाग लेते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास d2sp3 होता है, इस d2sp3 के अंदर क्या होता है, अंदर वाले d कक्षक भाग लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं VBT किसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो होगा उसकी ज्यामिति कैसी होगी, चतुष्फलकीय हो सकती है या फिर वर्गाकार समतलीय। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए क्या पढ़ेंगे अपन, VBT समझेंगे। आपने एक एग्जाम्पल देख लिया था, वो एग्जाम्पल क्या था, NiCl4 2-, इसके अंदर निकल किस में था, +2 के अंदर था, पहली बात। उसके बाद आपने क्या कहा कि इसके अंदर N जो था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 2। तीसरी बात आपने क्या कही थी, प्रकृति कैसी थी इसकी, अनुचुंबकीय। कैसी थी, अनुचुंबकीय। ठीक है, तो यहाँ पे देखना कोऑर्डिनेशन संयोजकता बंध सिद्धांत के हिसाब से मैं आगे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, NiCN4 2-। ठीक है, निकल का ही कॉम्प्लेक्स है। अब एक छोटी सी बात सुनना, अगर हमें VBT के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सबसे पहले हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर हमें VBT के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसमें धातु आयन किस ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर होगा, ये सब बातें सीखने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो कॉम्प्लेक्स हमें गिवन है उस कॉम्प्लेक्स में ये चेक करो कि आपका केंद्रीय धातु परमाणु कौन है। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, निकल। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पे निकल कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर है, निकल कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर है। तो पहले हमने क्या कहा कि हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, निकल। सेकंड स्टेप क्या करना है कि निकल किस ऑक्सीकरण अवस्था में यहाँ पे है। तो सभी जानते हैं Cn क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे x -4 इक्वल टू टोटल चार्ज -2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। तो यहाँ पे निकल किस ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर है, +2 के अंदर। तो निकल हो गया 2+ के अंदर।
तो अगर मैं यहाँ पे निकल की बात करूँ तो निकल का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कितना होता है? 28 होता है। तो 28 के हिसाब से इसका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d8 आता है। अगर मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 4s में क्या बच जाएगा? 0, और यहाँ पे क्या बचेगा? 3d8 बचेगा। तो पहला स्टेप था केंद्रीय धातु परमाणु की जांच करना कौन है, दूसरा क्या था कि किस ऑक्सीकरण अवस्था में है, और तीसरा क्या हो जाएगा? उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। जब आप ये 3 स्टेप फॉलो कर लोगे तो उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, केवल और केवल जो डी कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है, और हमें ये चेक करना है कि धातु यहाँ पे जो केंद्रीय धातु परमाणु हो उसकी संकरण क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 3D को पहले लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 3D है, ये 3D के कक्षक हो जाएंगे 5, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद कौन आ जाएगा हमारे पास? 4s हो जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये हमारे पास 3D, ये 4s के बाद कौन आएगा हमारे पास? 4p, और 4p के बाद कौन आएगा हमारे पास? 4d। ठीक है, अब सुनना, यहाँ पे d के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहले क्या करोगे? होल्ड के नियम के हिसाब से सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब ये देखो कि इस CN की यहाँ पे निकल जो है उस निकल की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? तो अगला पॉइंट क्या देखना हमें? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो थर्ड पॉइंट पे क्या देखोगे आप? कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4, मतलब निकल है वो 4 केंद्रीय धातु परमाणु आयन से घिरा हुआ है। सॉरी, हमने क्या कहा कि यहाँ पे निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि निकल 4 लिगेंड के द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर 4 लिगेंड के द्वारा घिरा है तो हमारे यहाँ पे कितने कक्षक भाग लेंगे? टोटल 4 कक्षक जो हैं वो क्या करेंगे? संकरण में भाग लेंगे। अब यही तो हमें देखना है कि कौन से 4 कक्षक वो यहाँ पे होने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे 4 कक्षक कौन से हो सकते हैं? sp3 हो सकता है। अब इस एग्जाम्पल को बहुत ही गहनता से देखें क्योंकि ये एग्जाम्पल आपको बहुत कुछ बताने वाला है। यहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले जो आपके पास दिमाग में चलता ना कि हाँ क्या होगा इस कंपाउंड में, क्या होगा, तो यहाँ पे आपका सब क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा कि यहाँ पे आपके S हो 1 और 3p हो तो संकरण हो जाएगा sp3। लेकिन हमने क्या कहा कि जब इस कंपाउंड की आप क्या करते हैं? जांच करते हैं, मतलब आप जब इसमें लेबोरेटरी से डाटा मैच करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि NiCN4 जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। एक बार ध्यान से सुनना, यहाँ से अगर अपन बेसिकली सोल्व करें तो 3D के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए, 4s खाली है आपका, 4p खाली है। तो सीधी सी बात है 3D के अंदर कोई खाली कक्षक नहीं है तो संकरण में भाग नहीं लेगा। कौन लेगा भाग? S और P। तो इसके हिसाब से हमारे पास संकरण sp3 हो जाएगा और ज्यामिति चतुष्फलकी हो जाएगी। ठीक है, और ज्यामिति चतुष्फलकी हो जाएगी तो यहाँ पे n की वैल्यू, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। इसका मतलब हम ये कह देंगे कि हमारे पास जो संकुल बना है वो कैसा प्रकृति के अंदर? अनुचुंबकीय है। ये हमने डायरेक्टली किया है, ये जो एग्जाम्पल है वो हमने यहाँ पे डायरेक्टली किया है। और डायरेक्टली करने का मतलब क्या हुआ कि जब हम यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो प्रैक्टिकली हमने क्या कहा कि आप VBT के हिसाब से क्या कह रहे थे कि अगर सर हमें क्या पता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स की चुंबकीय प्रवृत्ति पता है तो हम उसकी क्या बता देंगे? ज्यामिति बता देंगे। ये कहा था ना। तो हमने क्या कहा कि जब इसके अपन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट आते हैं तो ये पता चलता है कि यहाँ पे इसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय होती है। कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय होने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 0। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 कब होगी? जब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में आ जाए। ध्यान से सुनना, मैंने एक आपको लाइन कही थी कि VBT क्या करती है कि आपके पास जो चुंबकीय गुणधर्म होते हैं उसके हिसाब से कॉम्प्लेक्स को एडजस्ट करती है। तो यहाँ पे जब इसका अपन ने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट देखा तो एक्सपेरिमेंट से जो डाटा है वो ये थे कि भैया ये NiCN4 जो कॉम्प्लेक्स है वो प्रकृति में प्रतिचुंबकीय होगा और इसकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कोई। तो हमने VBT ने क्या कहा कि आप इसको प्रैक्टिकल जो मेजरमेंट हैं इसको क्या करो? इसके अंदर एडजस्ट करो। और एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों पेयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पेयर। और पेयर होने का मतलब क्या हो गया कि अब जो हमारे पास कक्षक बचे खाली वो कौन सा बचा? एक तो D वाला बचा हुआ है, एक S वाला, और 2 कौन से हो जाएंगे? P वाले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संकरण DsP2 हो गया।
समन्वय संख्या कितनी थी, 4 थी। कितनी थी, 4। तो यहाँ पे 4 कक्षक भाग ले रहे हैं। अब हमने कहा कि कौन से कक्षकों ने भाग लिया, बाहर वालों ने, अंदर वालों ने, तो कौन से वाले हैं, अंदर वाले हैं। तो देखो DSP2 के अंदर ज्यामिति कैसी होती है हम जानते हैं, कैसी होती है, अभी भी पढ़ा अपन ने, स्क्वायर प्लेनर या फिर वर्गाकार समतली। क्या होगी, वर्गाकार समतली। ज्यामिति पता लग गया। अब देखो यहाँ पे आंतरिक डी कक्षक भाग ले रहे हैं, यहाँ पे कौन से भाग ले रहे हैं, आंतरिक डी कक्षक भाग ले रहे हैं। तो आंतरिक डी कक्षक भाग ले रहे हैं तो संकुल कैसा हो जाएगा, आंतरिक संकुल हो जाएगा। अब एक छोटी सी बात सुनना कि देखो जब बाहर का डी कक्षक भाग ले, जब बाहर का डी कक्षक भाग ले या अंदर का डी कक्षक भाग ले तो डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने कहा कि देखो पहले क्या सीन था, पहले ये सीन था और अब क्या सीन है, कुछ ऐसा सीन है। तो जब अंदर के डी कक्षक भाग ले रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। इसका मतलब हम इसे क्या बोलते हैं, निम्न चक्रण संकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निम्न चक्रण संकुल। हम यहाँ पे कहाँ पढ़ते हैं, डी ब्लॉक में पढ़ते हैं। अगर किसी कम्प्लेक्स का या किसी संकुल को आंतरिक डी कक्षक भाग ले रहे हैं उसका मतलब क्या होगा, उसे निम्न चक्रण संकुल भी कह सकते हैं। और अगर किसी के बाह्यतम डी कक्षक भाग ले रहे हैं तो उसे उच्च चक्रण संकुल भी अपन बोल सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल से मुझे लगता है कि आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो सही हो गए। क्यों, क्योंकि हमने कहा का VBT क्या बोलती है, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता है तो ज्योमेट्री बता सकती हूँ मैं, लेकिन अगर आप सीधी कंपाउंड को सीधा लेके चलते हैं तो ये हम नहीं बता सकते। जैसे देखो यहाँ पे एक आगे CFT पढ़ेंगे, उसमें ये कहेंगे कि जो CN जो होता है, यहाँ जो CN होता है, CN क्या होता है, लिगेंड का काम करता है, और ये CN कैसा होता है, परबल लिगेंड होता है। कैसा होता है, परबल लिगेंड। लेकिन भैया हम अगर अपन इसको इस तरीके से समझाएं तो वो भी सही है, लेकिन क्या होता है कि हमारे पास VBT कभी भी परबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड की बात नहीं करती है। ये केवल और केवल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है ना। तो ये NiCN होल 4 2 जो हो गया वो हमारे पास क्या होगा, DSP2 संकरण रखेगा, वर्गाकार समतली ज्यामिति होगी, आंतरिक डी कक्षक इसके संकरण में भाग लेंगे और निम्न चक्रण संकुल हो जाएगा। और यहाँ पे n जो होगा कितना होगा, 0। इसका मतलब ये कैसा होता है, प्रकृति में प्रतिचुंबकीय होगा। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। और यहाँ पे जो CN था वो CN किसका काम करता है, परबल लिगेंड का काम करता है। और परबल लिगेंड क्या होते हैं अपन पढ़ेंगे CFT में कि परबल लिगेंड वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका क्या करा देते हैं, आपस में युग्मन या साझा करा देते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे पास परबल लिगेंड होते हैं। आपने एक एग्जांपल देख लिया NiCl4 होल 2 सेकंड आपने देखा NiCN4 2 अब तीसरा एग्जांपल अपन ले लेते हैं NiCO4 निकल का टेट्रा कार्बोनिल। सबसे पहला काम क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है हमारे पास, यहाँ पे निकल है। और निकल का परमाणु क्रमांक 28 क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d8। उसके बाद क्या करना है आपको, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 0 है, तो 0 के अंदर भी क्या होगा 4s2 3d8। तीसरा काम देखो, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका 4 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब यहाँ पे आपका संकरण क्या हो सकता है, या तो हो सकता है sp3 और या हो सकता है आपका dsp2। अगर sp3 होगा तो चतुष्फलकीय और dsp2 होगा तो वर्गाकार समतलीय। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या लिख देते हैं, 3D के कक्षक बना लेते तो आप 3D बना लिए, 4s बना लिया, 4p बना लिया, और फिर आप क्या बनाना है यहाँ पे 4d बनाना है। अब देखो 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं आपने, 8 भर रखे हैं, तो 3D में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद 4s में कितने आपके 2 हैं। अब देखो यहाँ पे खाली कक्षक कितने हैं, तो देखो खाली कक्षक कितने यहाँ पे, एक तो है 3 तो p वाले हैं और बाकी कौन से वाले हैं, d वाले। तो इस हिसाब से यहाँ पे s का कक्षक तो भाग नहीं लेगा, इस हिसाब से यहाँ पे s का कक्षक तो कोई भी भाग नहीं लेगा। तो हम क्या करेंगे कि जब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो प्रैक्टिकली क्या मिलता है कि NiCO4 जो होता है उस NiCO4 के अंदर यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं ना। NiCO4 के अंदर जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, प्रतिचुंबकीय होती है। जब हमें प्रतिचुंबकीय का पता है तो मतलब n की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ये प्रैक्टिकल डाटा था।
तो यहाँ से एडजस्ट कैसे करेंगे, देखो एडजस्ट ऐसे करेंगे कि यहाँ जो 4s के इलेक्ट्रॉन हैं, इन 4s के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देंगे, और ऊर्जा देंगे तो क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ जाएंगे, मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर भर जाएंगे। तो अब यहाँ पे कुल एकमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 0, इसका मतलब प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय। और यहाँ संकर्ण में भाग कौन लेगा, एक S लेगा और 3 P लेंगे, मतलब आपका संकर्ण कौन सा हो जाएगा, sp3, और आपकी ज्यामिति कैसी हो जाएगी, चतुष्फलकीय। कब पता चला, जब हमें ये बता दिया कि ये कैसा है प्रकृति में, प्रतिचुंबकीय। अगर यहाँ पे आप ये बात करना चाहो कि यहाँ पे sp3 के अंदर ज्यामिति कैसी है, तो आपकी कैसी हो जाएगी, चतुष्फलकीय। तो वापस अगर अपन बात करें तो यहाँ क्या होगा, CO जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, परबल लिगेंड होता है, CFT के अकॉर्डिंग, PBT के अकॉर्डिंग नहीं। तो ये हमने देखा कुछ चतुष्फलकीय संकुलों में। अब हम बात करते हैं किसके अंदर, अष्टफलकीय संकुलों की बात करते हैं। आगे जो हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं वो अष्टफलकीय लिगेंड में एग्जाम्पल अगर देखें तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं CONH3 यहाँ पे 3+। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन यहाँ पे साथ में ही COF6, ठीक है। तो पहला जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो कोबाल्ट का संकुल है, और उस कोबाल्ट के संकुल में हमें कौन दिया गया है, अमोनिया दिया गया है लिगेंड के रूप में। तो सबसे पहला काम क्या आपके पास है, केंद्रीय धातु परमाणु की पहचान करना, और वो कौन है हमारे पास यहाँ पे, कोबाल्ट है। तो दोनों के अंदर ही कौन है, कोबाल्ट है, ठीक है। इसकी मैं चर्चा यहाँ कर लेता हूँ और इस वाले की चर्चा यहाँ कर लेंगे। अब देखो पहले पता चल गया कि कौन है कोबाल्ट। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27 होता है, और इसकी बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d7 होता है। दूसरा काम क्या होता है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना। तो हमें पता है कि कोबाल्ट यहाँ पे किसके अंदर है, अमोनिया उदासीन लिगेंड होता है, तो कोबाल्ट किसके अंदर है, +3 के अंदर है, तो कोबाल्ट +3। और जब कोबाल्ट +3 लिखेंगे तो 4s में से चले जाएंगे 2, एक कहाँ से जाएगा, D से चला जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 3d6। तीसरी चीज़ हमें क्या पता करनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में हमारे पास 2 प्रकार के संकर्ण हो सकते हैं। कौन कौन सा, एक तो हो सकता है sp3d2 और दूसरा कौन सा हो सकता है d2sp3। यहाँ अगर अपन आए तो सबसे पहला काम क्या था कि केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, कोबाल्ट हो जाएगा, और कोबाल्ट सामान्यतः क्या होता है 4s2 3d7। दूसरा काम क्या करना है कि किस ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो कोबाल्ट किस में है, +3 में, तो यहाँ पे भी 2 चले जाएंगे और यहाँ पे 1 जाएगा, तो 3d6। तीसरी चीज़ क्या करनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब यहाँ पे भी sp3d2 या d2sp3 में से कोई भी एक संकर्ण हो सकता है। तो अब यहाँ पे चलते हैं आगे। यहाँ पे क्या बनाया हमने, एक तो 4s है और एक कौन सा है, 3d वाला है। तो इसको अपन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये पहले मैंने बना लिया 3d वाला, ये हमारे पास हो गया 3d। उसके बाद हो गया हमारे पास 4s, उसके बाद आ गया हमारे पास 4p, और 4p के बाद हमारे पास कौन आ गया यहाँ पे 4d। इधर भी कुछ सेम होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसमें सबसे पहले क्या लिख लेंगे अपन, 3d के बारे में लिख लेंगे, ये हमारे पास 3d हो जाएगा 1 2। उसके बाद कौन होगा यहाँ पे 4s हो जाएगा, और उसके बाद कौन होगा 4p, और ये आ जाएगा हमारे पास 4d। ठीक है, ये हो गया 3d और ये हो गया 4s, ये हो गया 4p और ये हो गया 4d। अब समझना ध्यान से, यहाँ पे हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। तो वही हुंड के रूल को फॉलो करेंगे, तो 1 2 3 4, अच्छा एक कम बना दिया ना, और ये 5 और ये 6। यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 6 करने हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। पहला काम पूरा हो गया। अब देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो सकता है, या तो होगा हमारे पास d2sp3 और या कौन सा होगा sp3d2, इन दो में से होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने खाली कक्षक होने ज़रूरी है, 6 खाली कक्षक होने ज़रूरी हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो कोबाल्ट का जो संकुल है कौन से वाला, CONH3 3+, इसके अगर अपन बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि यहाँ पे जो आपके पास प्रॉपर्टी होती है या इसका जो चुंबकीय गुणधर्म होता है वो हमें कुछ ऐसा मिलता है कि यहाँ पे कोबाल्ट तो +3 के अंदर है और इस वाले में भी कोबाल्ट किस में है, +3 में।
कि ये कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय होने का मतलब कि हम जानते हैं कि इसके पास आयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है, तो हमें उस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे चला जाएगा। मतलब इनके इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, युग्मन हो गया। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया तो हमारे पास खाली कक्षक कौन बच गया, 2 तो बच गए डी के, एक एस का, और यहाँ पे 3 पी के। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, D2sp3। तो इस संकुल के अंदर जो संकरण हुआ वो कौन सा हुआ, D2sp3। और D2sp3 के अंदर हमारी ज्यामिति कैसी होती है, अष्टफलकीय होती। कैसी होती है, अष्टफलकीय। उसके बाद यहाँ पे युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है। और यहाँ पे प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय। अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस संकुल की कहानी है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ हमें क्या पता चलता है कि इस संकुल की अगर अपन बात करें तो ये प्रकृति में हमें कैसा मिला, अनुचुंबकीय मिला। कैसा मिला, अनुचुंबकीय। और अनुचुंबकीय मिलने का मतलब क्या था कि इसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है। तो आपने क्या कहा कि अगर मैं इसमें संकरण की बात करूँगा तो यहाँ पे डी का कोई खाली कक्षक है क्या, नहीं है। कौन है खाली कक्षक के रूप में, 4s 4p और 4d। इसको मैं थोड़ा सही तरीके से लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 3d हो गया, 3d के बाद में ये हो गया हमारे पास 4s, ये हो गया 4p, और ये हो गया कुछ इस तरीके से 4d। तो यहाँ पे कोई भी खाली कक्षक डी का 3d का नहीं है। 3d के बाद था 4s 4p और 4d। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो को कहाँ दे सकता है, फ्लोरीन। यहाँ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, 4s के अंदर देगा, फिर 4p में देगा, फिर 4p में, फिर भी कहाँ 4p में, यहाँ 4d में, और यहाँ 4d में। देखो हमें कितने इलेक्ट्रॉन बनाने, कितने बंद बनाने हैं, 6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब कौन कौन से कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं। तो देखो एक S ले रहा है, 3 P ले रहे हैं और 2 D ले रहे हैं। मतलब आपका संकुण कौन सा आ जाएगा, संकरण sp3d2। और sp3d2 हुआ तो यहाँ पर भी ज्यामिति कैसी होती है, अष्टफलकीय। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 हैं इसका मतलब प्रकृति प्रतिचुंबकीय ना होकर कैसी हो जाएगी, अनुचुंबकीय। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि यहाँ पे कौन से डी कक्षकों ने भाग लिया, तो बाह्य डी कक्षकों ने भाग लिया। और अगर बाह्य डी कक्षक भाग लेते हैं तो अपन क्या कहते हैं, बाह्य कक्षक संकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य कक्षक संकुल। और ये वाला जो था उसमें यहाँ पे हमारे पास अमोनिया जो थी, उस अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन कहाँ दिए, एक अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ पे, दूसरी ने दे दी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, और यहाँ पे तीसरी अमोनिया ने, यहाँ पे चौथी अमोनिया, यहाँ पे आपकी 5वीं अमोनिया, और यहाँ पे आपका 6ठी अमोनिया। मतलब यहाँ पे 6 अमोनिया ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर खाली कक्षकों के अंदर डोनेट करके 6 उपसंयोजक बंध बना लिए। किसके साथ, कोबाल्ट के साथ। तो यहाँ पे जो डी कक्षक संकरण में भाग ले रहा है वो कौन सा ले रहा है, अंदर वाला ले रहा है। इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, आंतरिक कक्षक संकुल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आंतरिक कक्षक संकुल। अब देखो यहाँ पे अंदर वाले डी इलेक्ट्रॉन्स भाग ले रहे हैं, सॉरी अंदर वाले डी कक्षक भाग ले रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है, कम। और कम का मतलब कैसा हो जाएगा, निम्न चक्रण संकुल हो जाएगा। मतलब जब भी आंतरिक कक्षक संकुल होगा तो कैसा होगा, निम्न चक्रण वाला। और जब बाह्य कक्षक संकुल होगा तो कैसा होगा, उच्च चक्रण वाला होगा। ये हो जाएगा उच्च चक्रण संकुल। तो ये कहानी थी हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड के अंदर VBT की। तो हमारे पास ये तो थी VBT थी, और VBT की जो कुछ कमियां थी उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। VBT जो होती है वो सभी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर की व्याख्या नहीं करती है। आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, जब भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर किसी भी उपसंयोजक यौगिक के संकुल की बात होगी तो उसका हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई कलर होता है। लेकिन VBT इस प्रकार की कोई भी व्याख्या नहीं करती है। कुछ कंपाउंड्स के अंदर ये ज्योमेट्री को भी अच्छे तरीके से नहीं समझा पाती, जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी ज्योमेट्री को भी अच्छे से तरीके से ये नहीं समझा पाती है। VBT जो होती है वो क्या करती है, केवल और केवल पूर्वानुमान पे काम करती है। जैसे हमने कहा था कि अगर हमें ये पता है कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या चुंबकीय गुणधर्म कैसे हैं, उस हिसाब से ये एडजस्टमेंट करती है कि उस कंपाउंड के अंदर संकरण क्या होगा और उसकी ज्योमेट्री कुछ क्या होने वाली है। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ। ये हमारे पास कुछ 9 एग्जाम्पल्स हैं। कॉपर Cl4
2 माइनस CuNH3 होल 4 2 प्लस MnCl4 2 माइनस CrNH3 होल 6 3 प्लस CrH2O6 3 प्लस FeH2O6 2 प्लस NiNH3 होल 6 2 प्लस FeCN6 4 माइनस और CONH3 होल 6 2 प्लस। इन कंपाउंड्स के अंदर अपन में VBT के हिसाब से क्या क्या फाइंड आउट करना है। एक तो हमें पता लगाना है कि इसकी क्या है संकरण क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दूसरा इनकी ज्यामिति क्या है, तीसरा इनके अंदर N की वैल्यू कितनी है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और 4 नंबर हमें ये बताना है कि प्रतिचुंबकीय होगा या फिर अनुचुंबकीय। 5 नंबर ये बताना है कि ये बाह्य कक्षक संकुल हैं या आंतरिक कक्षक संकुल हैं, बाह्य या फिर आंतरिक कक्षक संकुल हैं, या निम्न चक्रण है या फिर उच्च चक्रण संकुल है। ठीक है, अब देखो हमने जो VBT पढ़ी है वो हमने उसी तरीके से पढ़ी है जिस तरीके से अपन VBT की बात करते हैं, लेकिन अगर हमें VBT के क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है तो हमें 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है कि हमारे पास लिगेंड 2 टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं दुर्बल लिगेंड, क्या बोलते हैं, वीक लिगेंड। समझना, अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो हमें इन पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। दुर्बल लिगेंड क्या होते हैं, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो रही थी, इलेक्ट्रॉन आपस में युग्मित हो रहे थे, वो किस वजह से हो रहे थे, इस लिगेंड के कारण। तो जो लिगेंड क्या करते हैं, कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देते हैं वो कौन से लिगेंड होते हैं, परबल लिगेंड होते हैं। कौन से होते हैं, परबल लिगेंड। तो मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि हमारे पास जिन संकुलों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो रहे थे, युग्मित हो रहे थे, वो इन परबल लिगेंड के कारण होते हैं। ये परबल लिगेंड कौन से होते हैं, तो एक बार अपन नॉर्मली बता देता हूँ। आपके पास Cl है, वो दुर्बल लिगेंड है। जैसे कि हमारे पास NH3 अमोनिया क्या होता है, परबल लिगेंड होता है। हमारे पास Cn जो होता है वो कैसा होता है, परबल लिगेंड होता है। हमारे पास NH3 कार्बोनिल जो होता है, CO जो होता है, वो क्या होता है, हमारे पास परबल लिगेंड होता है। तो हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, इनमें से कुछ एग्जाम्पल मैंने बता दिए कि NH3 Cn और CO ये सारे के सारे परबल लिगेंड की तरह काम करते हैं। मतलब जब भी किसी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ने वाले हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन ये करा देंगे। आपको इस हिसाब से क्या करना है, इन एग्जाम्पल्स को सोल्व करना है। दूसरा कौन से लिगेंड होते हैं, दुर्बल लिगेंड होते हैं। दुर्बल लिगेंड क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं कराते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं कराएंगे तो वो कौन से लिगेंड होंगे, दुर्बल लिगेंड। मतलब जैसे हैं वैसे के वैसे। जैसे कि हमने कहा कि सारे के सारे हैलोजन, क्लोरीन क्या होती है, दुर्बल लिगेंड होती है। और यहाँ पे दूसरा कौन हमारे पास, जल जो होता है वो भी कैसा होता है, दुर्बल लिगेंड होता है। तो आपको इस हिसाब से ये ध्यान रखना है कि अगर परबल लिगेंड आ गया तो हम जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो वहाँ पे हमें कितने कक्षक चाहिए, कितने कक्षक चाहिए, उस हिसाब से हमें क्या करना है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवा देनी है। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल सोल्व करने हैं और इन एग्जाम्पल के सॉल्यूशन के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।